हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1 और ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट 10 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना, बी है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, सी है कागज को कैंची से काटना, डी है धागे में माला पिरोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो ये स्थूल गत्यात्मक के कौशल हैं। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसे कौशल होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप फुटबॉल फेंक रहे हैं या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको अपने शरीर के क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ऐसे कौशल को स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। अगर बात करते हैं चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज़ को कैंची से काटना, धागे में माला पिरोना, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जब आप चित्र बनाते हैं, पेन पकड़ते हैं, तो आप वहाँ पे कम वर्क करते हैं। अगर आप कागज़ को कैंची से काट रहे हैं, वहाँ भी आपको कम वर्क ही करना पड़ रहा है, और धागे में माला पिरो रहे हैं तो वहाँ भी कम वर्क करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये तीनों जो हैं उस सूक्ष्म कौशल के उदाहरण हैं दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इस सूक्ष्म कौशल के उदाहरण हैं। और जहाँ पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी मैं बताई हूँ, तो स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाए। दूसरा प्रश्न है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो परिवार में जन्म लेते हैं और उनका जो लालन पोषण होता है वो माता पिता के द्वारा सर्वप्रथम होता है। आर है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो ये भी सही है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण जब परिवार में ही होता है सबसे पहले, तो इसीलिए परिवार जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक भी होगा। इसीलिए ए भी सही है और आर भी सही है। तो ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत है। ए आर दोनों गलत है, नहीं, ए सही है, आर गलत है, ए भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आर जो है वो कह रहा है ये प्राथमिक कारक है और ए जो है माता पिता परिवार के द्वारा, इसीलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बच्चों का विकास किस की ओर से बढ़ता है? ऑप्शन ए है केंद्र से बाहर की ओर, बी है पैर से सिर की ओर, सी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी है जटिल से सरल की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र से बाहर की ओर। जो बच्चों का विकास होता है वो किस ओर बढ़ता है, यही प्रश्न है। तो पहले वो केंद्र में जाता है, फिर उसके बाद वो बाहर की ओर बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी, जैसे यहाँ पे पैर से सिर की ओर कहा है, अगर यहाँ पे आ जाता है सिर से पैर की ओर, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे विशिष्ट की ओर जाएंगे उसके बाद फिर सामान्य होंगे, पहले वो सामान्य की ओर जाएंगे उसके बाद विशिष्ट सीखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर, तो अगर ऑप्शन में ए आए सरल से जटिल की ओर, तो ये भी सही हो जाता है। यहाँ पे जटिल से सरल की ओर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाएंगे? ऑप्शन ए है संवेदी कामक अवस्था, बी है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले ये देखिए कि संवेदी कामक अवस्था कितने आयु तक होती है। तो ये होता है 0 से 2 वर्ष की आयु, और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 6 वर्ष की आयु में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये है 12 से 16 वर्ष की आयु में। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। और ये जो चारों अवस्थाएं हैं ना, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और किस में दिया गया था? तो संज्ञानात्मक विकास में दिया गया था। और प्रश्न यही है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर यही है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे, उनकी आयु जो है वो 7 से 11 वर्ष की हो जाएगी, तो वो वस्तुओं को श्रेणी क्रम में रखने में सक्षम हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, किसका प्रयोग करके जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा वर्णन के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है पाठ, बी है स्कीमा, सी है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, डी है वस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कीमा। तो स्कीमा का मतलब होता है जैसे कि आप कोई समवेशन कर पा रहे हैं, जो अपने माइंड में, अपने दिमाग में पहले से ही वो बनाए हुए हैं और उसे आपको सामने देख गए। जैसे कि आप बिल्ली की अवधारणा पहले से ही समझे हैं और बिल्ली आपके सामने दिख गई तो आप उससे जान जाएंगे कि हाँ ये बिल्ली ही है। तो इसी को स्कीमा कहते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें पाठ,
और समीपवर्ती क्षेत्र की, तो ये लेह वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। और समीपवर्ती का मतलब होता है ZPD, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 6वां प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा किससे सम्मोहित करती है? ए है ज्ञान सृजन की चाह, बी है विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, तो ऐसा नहीं है। सी है सामाजिक संदर्भों से अलगाव, तो देखिए यहाँ अलगाव शब्द है तो अलगाव भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण का मतलब होता है याद भी करना, तो आप बच्चों से याद भी नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए ये भी निगेटिव वर्ड होते हैं, ये भी गलत है। तो एक प्रगतिशील जो कक्षा है ना, वो इससे सम्मोहित करती है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन की चाह में ले जाएं, इसलिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ज्ञान सृजन की चाह प्रगतिशील कक्षा में सम्मोहित करती है। 7वां प्रश्न है, प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम वाले प्रश्न पूछने के अवसर दे रहे हैं। यह सीधे प्रतिनिधित्व करता है। ए है जेंडर सशक्तिकरण का, बी है जेंडर समानता का, सी है जेंडर पक्षपात का, डी है जेंडर समतुल्यता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर पक्षपात का, क्योंकि जो अध्यापक हैं वो केवल लड़कों से ही प्रश्न पूछने का अवसर दे रहे हैं, और लड़कियों को भी तो दे सकते हैं। तो जहाँ पर लड़कों की सिर्फ बात की जाए या सिर्फ लड़कियों की ही बात की जाए, तो जहाँ पर लड़के और लड़कियों से के साथ पक्षपात किया जाए, तो ऐसे जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगा, जेंडर पक्षपात हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। 8वां प्रश्न है, मधुलिका नृत्य और योग कलर में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की उच्च स्तरीय बुद्धि है? ऑप्शन ए है अतः वैयक्तिक, बी है अंतर्वैयक्तिक, सी है शारीरिक गति संवेदी, डी है संगीतात्मक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक गति संवेदी, क्योंकि जो मधुलिका है वो नृत्य और योग कलर कर रही हैं, मतलब कि वो योगा कर रही हैं, तो वहाँ पर जब वो नृत्य कर रही हैं, मतलब कि वो डांस कर रही हैं, तो उनके शरीर का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और योगा कर रही हैं तो भी वो अपने शरीर का प्रयोग कर रही हैं। तो जहाँ पर आप डांस करें या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ अपने शरीर के क्षमता का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ शरीर गति संवेदी बुद्धि हो जाएगा। आपको यहाँ पे शरीर से ही पता चल गया होगा। अतः व्यक्ति बुद्धि, अतः है मतलब अपने बारे में जो बातें कर रहे हैं, जो खुद के बारे में बातें कर रहे हैं, वो अतः व्यक्ति बुद्धि हो जाएगा। अंतर्व्यक्ति बुद्धि जहाँ पर दूसरों के बारे में बातें कर रहे हैं आप, इसमें से है अपने बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें अंतर्व्यक्ति अंतर से ही समझ में आ रहा है कि दूसरों के बारे में बातें कर रहे हैं। डी है संगीतात्मक बुद्धि, तो जब आप संगीत में निपुण हैं तो वहाँ पे संगीतात्मक बुद्धि हो जाएगा। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दिया था? तो 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया था। 9वां प्रश्न है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? ए है केवल आनुवांशिकता का, बी है केवल पर्यावरण का, सी है आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का, डी है ना आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम है। 10वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ये है मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो देखिए जहाँ पे मानकीकृत जैसे वर्ड आए तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं। रूढ़िवादी सोच को बढ़ाना, तो रूढ़िवादी सोच को बढ़ाना ये भी गलत है। अगर में इमारती ढांचा, ये भी नहीं होगा। तो प्रश्न यही कहा है समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पर आप विभिन्न बच्चों को लेकर के साथ चल रहे हैं, जैसे कोई विकलांग बच्चा है या फिर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, कोई तेज बच्चा है, कोई कमज़ोर बच्चा है, तो आपको सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना, साथ में पढ़ाना, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसमें प्रश्न यही कहा गया था कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो यहाँ पर डी सही होगा, विविधता की स्वीकृति, जहाँ पर आप विभिन्न बच्चों की स्वीकृति दे रहे हैं। 11वां प्रश्न है, पठन वैकल्य वाले किस प्रकार की विकलांगता है? ऑप्शन ए है अधिगम विशिष्ट, बी है संवेदी, सी है व्यवहारात्मक, डी है गत्यात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम विशिष्ट। पठन वैकल्य को ही डिसलेक्सिया भी कहते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है डिसलेक्सिया। अब ऐसे ही प्रश्न आने लगे हैं जिसका आपको अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया, और ये किसके कारण विकलांगता होता है? तो अधिगम विशिष्टि के कारण, जिसे पठन विकार भी कहते हैं, पठन विकार, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? यहाँ पे देखिए बात की गई है कम की, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे जब भी एग्जाम में बैठे। ऑप्शन ए है व्याख्यान, बी है पूछताछ, सी है चर्चाएं, डी है खोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यान। और व्याख्यान जो है वो निगेटिव वर्ड भी होता है, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पूछा है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका का कम महत्व दे रही है, तो व्याख्यान है। अगर पूछताछ और चर्चाएं और खोज की बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका में महत्व देती है। अगर ऐसी वर्ड होता कि महत्व देता है तो ये तीनों ही सही होता। यहाँ पर है कम महत्व, इसलिए ये सही होगा। 13वां प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिककरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है?
ए है परिवार, बी है विद्यालय, सी है मीडिया, डी है जनसंचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले वो परिवार के द्वारा ही उनका लालन पोषण किया जाता है, परिवार के द्वारा ही वो बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, इसीलिए परिवार ही सामाजिककरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। अगर बात करें विद्यालय, मीडिया और जनसंचार की तो ये द्वितीय प्राथमिक कारक हैं, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, बी है हार्वर्ड गार्डनर, सी है लेह वाइगोस्की, डी है कोहलबर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेह वाइगोस्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो प्रतिपादित किए थे लेह वाइगोस्की ने, और समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ZPD के नाम से भी जाना जाता है, इसी को ढांचा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को पाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब का मतलब यही होता है कि जब कोई बच्चा काम कर रहा है आप उसमें थोड़ी उसकी हेल्प कर दें, उसी का मतलब होता है पाड़ देना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ढांचा और ZPD। 15वां प्रश्न है, योगात्मक आकलन किया जाता है। ए है सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, सी है समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, डी है एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्र के अंत में किया जाता है, क्योंकि जो योगात्मक आकलन है उसमें परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षा होती है, तो इसीलिए उस सत्र के अंत में उसका किया जाता है कि बच्चे कैसे क्या सीखे हैं अभी तक, उसमें उनको नंबर दिया जाता है। अगर बात करें समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान तो ये सब रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है, ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। और अगर डी है जो एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा, तो विशिष्ट शिक्षक के द्वारा नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से, तो जहाँ पे केवल मानकीकृत की बात की जाए वो भी गलत होगा। तो देखिए योगात्मक आकलन की बात की गई है तो ऑप्शन ए सही होगा, सत्र अंत में किया जाता है। अब अगर कभी आ जाए ऐसे क्वेश्चन कि समुचित शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि पढ़ते टाइम ही बच्चों की जो आप आकलन कर रहे हैं उसे रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। 16वां प्रश्न है, अवधारणा को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो ए है विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे। तो ऐसा नहीं है कि सफलता के प्रति विद्यार्थियों को चिंता पैदा करने लगे, ये गलत होगा। उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, तो ये भी अप्रासंगिक है, तो ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। केवल उच्चतर, तो यहाँ पे देखिए केवल से ही आप समझ जाइए कि ये निगेटिव वर्ड है। आधुनिक योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की मदद करें, ये भी गलत होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। अवधारणा को इस तरीके से आपको प्रस्तुत करना चाहिए। 17वां प्रश्न है, विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल खोजने के दौरान समस्या समाधान करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों की किस तरह पाठ प्रदान करेंगे? ए है उनमें असफलता का भय पैदा करके, तो देखिए यहाँ पे भय की बात है तो ये तो गलत ही हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। बी है उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, सी है प्रश्न में कुछ विकर्षण हो जाएगा छोड़कर, ये भी गलत हो जाएगा। डी है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निर्धारित करके, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही सही होगा, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। तो पाठ का मतलब ही यही होता है कि जब कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो आप उसका आधा मदद कीजिए, पूरी मदद नहीं कीजिए, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पाठ किसने दिया था? तो पाठ लेह वाइगोस्की ने दिया था, और पाठ को ही अभी मैं पहले भी बताई हूँ ढांचा भी कहते हैं। 16वां प्रश्न है, डिस्ग्राफिया किस विकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है पठन विकार, बी है विकृत लिखावट, डी है गणना विकार, डी है समन्वय विकार। तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।